नमस्ते। तो आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हर अस्पताल और फार्मेसी में फॉलो की जाती है। इस पूरे चैप्टर में हम ये समझेंगे कि दवाइयाँ स्टोरेज एरिया से लेकर मरीज तक एकदम सेफ तरीके से पहुंचती कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन 5 मेन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, मतलब ये होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं यानी इन पेशेंट्स, उनको दवा देने के कौन-कौन से तरीके हैं। इसके बाद हम आईसीयू जैसे खास वार्ड्स में दवा कैसे दी जाती है ये जानेंगे। फिर हम ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम्स पर नजर डालेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें। और आखिर में हम नारकोटिक्स जैसी कंट्रोल्ड दवाइयों के जो सख्त नियम होते हैं उनको समझेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका सबटाइटल है अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ हाउ मेडिकेशंस मूव फ्रॉम द फार्मेसी टू द पेशेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस हिस्से में हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे जिनके जरिए दवाइयाँ फार्मेसी से निकलकर मरीज तक पहुंचती हैं। अच्छा, ये स्लाइड हमारे पूरे चैप्टर का सिलेबस है, या आप कह सकते हैं कि ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि हमें क्या क्या सीखना है। पहला पॉइंट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स। डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, फ्लोर स्टॉक मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट मेथड। इसका मतलब है कि हम इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स यानी अस्पताल में भर्ती मरीज और बाहरी मरीज दोनों के लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की परिभाषा पढ़ेंगे, और साथ ही हम 4 अलग-अलग तरीकों के फायदे और नुकसान को भी समझेंगे। ये तरीके हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, फ्लोर स्टॉक, यूनिट डोज और ड्रग बास्केट मेथड। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीयू, एनआईसीयू एंड इमरजेंसी वार्ड्स। यानी हम ये सीखेंगे कि आईसीयू, एनआईसीयू और इमरजेंसी जैसे बहुत ही सेंसिटिव वार्ड्स में दवाइयाँ कैसे बांटी जाती हैं। तीसरा पॉइंट है ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम्स एंड डिवाइसेस। इसमें हम उन ऑटोमेटिक मशीनों और सिस्टम्स के बारे में जानेंगे जो टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। और चौथा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एंड देयर स्टोरेज। इसका मतलब ये है कि हम नशीली और मन पर असर करने वाली दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन और उनको स्टोर करने के सख्त नियमों को समझेंगे। तो चलिए अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की परिभाषा से शुरू करते हैं। डेफिनेशन, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट्स बेडसाइड। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें दवा को अस्पताल के स्टोरेज एरिया से उठाकर सीधे मरीज के बेड तक पहुंचाया जाता है। अब इस डायग्राम को देखिए। ये दिखाता है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मेन टाइप होते हैं, इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन और आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन उन मरीजों के लिए होता है जो अस्पताल में एडमिट हैं। इसके बारे में यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला, कैन बी कैरीड आउट फ्रॉम आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया, मतलब इसे आउट पेशेंट दवा देने वाली जगह से भी किया जा सकता है। दूसरा, फार्मासिस्ट्स डिस्पेंसिंग फॉर आउट पेशेंट्स कैन डिस्पेंस फॉर इन पेशेंट्स टू, यानी जो फार्मासिस्ट आउट पेशेंट को दवा देते हैं वो इन पेशेंट को भी दवा दे सकते हैं। और तीसरा, रिक्वायरमेंट, स्टाफ शुड बी वेल स्किल्ड एंड क्वालिफाइड, मतलब इस काम के लिए स्टाफ का हुनरमंद और पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इन पेशेंट के लिए 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, जिसमें हर मरीज के लिए दवा की एक डोज अलग से पैक की जाती है। दूसरा है वार्ड स्टॉक, जिसमें वार्ड के अंदर ही दवाइयों का एक छोटा सा स्टॉक रखा जाता है। और तीसरा है ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स, जो दवाइयों के लिए एक हाईटेक वेंडिंग मशीन की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की। इसकी परिभाषा है प्रोवाइडिंग मेडिकेशन टू पेशेंट्स हु आर नॉट करंटली एडमिटेड टू अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। इसका मतलब है उन मरीजों को दवा देना जो अस्पताल या किसी हेल्थ सेंटर में भर्ती नहीं है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? इंक्लूड्स पेशेंट्स एट क्लिनिक्स, डॉक्टर्स ऑफिसेज और मैनेजिंग मेडिकेशन एट होम। यानी इसमें वो मरीज आते हैं जो डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं या घर पर रहकर ही अपनी दवाइयाँ लेते हैं। इसके 3 आम तरीके हैं। पहला है रिटेल फार्मेसीज। ये आपका लोकल मेडिकल स्टोर है जहां से मरीज सीधे जाकर दवा खरीद लेते हैं। दूसरा है स्पेशलिटी फार्मेसीज। ये वो फार्मेसी होती हैं जो कैंसर या HIV जैसी सीरियस बीमारियों की खास और महंगी दवाइयों पर फोकस करती हैं। और तीसरा है मेल ऑर्डर फार्मेसीज। ये ऑनलाइन फार्मेसी की तरह हैं जहां आप दवाइयां ऑर्डर करते हैं और वो सीधे आपके घर पर डिलीवर हो जाती हैं। तो चलिए अब हमारे दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। इसका सबटाइटल है अ डीप डाइव इनटू द 4 प्राइमरी सिस्टम्स यूज्ड विद इन हॉस्पिटल्स।
हमने अभी इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन के तरीकों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले इन 4 मेन सिस्टम्स को एक-एक करके गहराई से समझेंगे। पहला तरीका है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। इसकी परिभाषा है प्रोवाइडिंग ईच पेशेंट विद इंडिविजुअली पैकेज्ड डोसेज लेबल्ड विद पेशेंट नेम, ड्रग नेम एंड डोसेज। इसका मतलब ये है कि हर मरीज को उसकी ज़रूरत के हिसाब से दवा अलग अलग पैक करके दी जाती है और हर पैकेट पर मरीज का नाम, दवा का नाम और डोज साफ साफ लिखा होता है। अब इसके फायदे देख लेते हैं। पहला है रिड्यूसेस मेडिकेशन एरर्स। क्योंकि हर पैकेट पर लेबल लगा होता है तो दवा देने में गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा, कन्वीनियंट फॉर पेशेंट्स। ये मरीजों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है क्योंकि उन्हें अपनी डोज याद रखने की टेंशन नहीं होती। तीसरा, हेल्प्स विथ मेडिकेशन एडहेरेंस। इससे मरीजों को अपनी दवा का पूरा कोर्स करने में मदद मिलती है। और चौथा, रिड्यूसेस वेस्ट। इससे दवा की बर्बादी भी कम होती है क्योंकि सिर्फ उतनी ही दवा दी जाती है जितनी ज़रूरत है। अच्छा, तो जहां इस मेथड के कुछ फायदे हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। पहला है कॉस्ट, यानी लागत। हर डोज को अलग से पैक करने की वजह से ये तरीका दूसरों के मुकाबले ज़्यादा महंगा पड़ता है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग। इस पूरी प्रोसेस में समय बहुत लगता है जिससे फार्मासिस्ट और स्टाफ का काफ़ी टाइम जाता है। तीसरा, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ये उन दवाओं के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है जिन्हें फ्रिज में रखने की ज़रूरत होती है या जिनकी डोज बार बार बदलनी पड़ती है। चौथा, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। इन अलग अलग पैक्ड दवाओं को रखने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। और पांचवा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। क्योंकि इसमें पैकेजिंग बहुत ज़्यादा होती है तो कचरा भी ज़्यादा पैदा होता है, जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। हमारा अगला मेथड है फ्लो स्टॉक मेथड। इसकी परिभाषा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड इन्वॉल्विंग कीपिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स ऑन हैंड एट ऑल टाइम्स टू मीट डिमांड। ये इन्वेंट्री मैनेज करने का एक तरीका है जिसमें अस्पताल के हर वार्ड या फ्लोर पर ज़रूरी दवाइयों का एक फिक्स स्टॉक हमेशा रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो तुरंत मिल जाएं। इस फ्लोचार्ट से इसकी प्रोसेस को समझते हैं। पहला स्टेप, रिटेलर कीप्स क्वांटिटी ऑन शेल्व्स, मतलब वार्ड में दवाइयों का एक स्टॉक मेंटेन किया जाता है। दूसरा स्टेप, सेल इक्वल्स आइटम रिमूव्ड फ्रॉम इन्वेंट्री। जैसे ही कोई दवा इस्तेमाल होती है वो स्टॉक से कम हो जाती है। तीसरा स्टेप, वार्निंग लो स्टॉक। जब स्टॉक एक मिनिमम लेवल पर पहुंचता है तो एक अलर्ट आता है। और आखिरी स्टेप, रिप्लेनिशमेंट। इस अलर्ट के बाद फार्मेसी से और दवाइयां मंगाकर स्टॉक को वापस भर दिया जाता है। अब देखते हैं यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसे दवा की सेफ्टी में एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसकी परिभाषा है डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस इन इंडिविजुअल प्री मेजर्ड डोजेज टिपिकली पैकेज्ड इन सिंगल यूज कंटेनर्स, ब्लिस्टर पैक्स, पाउचेस। इसका मतलब है दवाइयों को अलग अलग पहले से मापी हुई डोज में देना जो आमतौर पर एक बार इस्तेमाल होने वाले पैकेट्स में होती हैं। इसका गोल यानी लक्ष्य क्या है? एंश्योर सेफ एक्यूरेट डिलीवरी एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ मेडिकेशन एरर्स, यानी ये पक्का करना कि दवा सुरक्षित और सही तरीके से मरीज तक पहुंचे और दवा देने में होने वाली गलतियों का खतरा कम हो। इसकी प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या है? प्रिपरेशन, प्रिपेयर्ड बाय फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन। इसे फार्मासिस्ट या कोई ट्रेन्ड टेक्नीशियन तैयार करता है। लेबल रिक्वायरमेंट्स मस्ट इंक्लूड। लेबल पर ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी हैं। पेशेंट्स नेम, मरीज का नाम, मेडिकेशन नेम, दवा का नाम, डोजेज स्ट्रेंथ, डोज कितनी है, और एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस, दवा कैसे लेनी है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? सेटिंग्स, हॉस्पिटल्स, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, आउट पेशेंट सेटिंग्स, यानी ये अस्पतालों, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज और आउट पेशेंट सेटिंग्स में इस्तेमाल होता है। चलिए अब यूनिट डोज मेथड के फायदे और नुकसान का एक इवैल्यूएशन करते हैं। पहले एडवांटेजेस यानी फायदों को देखते हैं। पहला, एक्यूरेसी। हर डोज पर लेबल होने से गलत दवा या गलत डोज देने की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, कन्वीनियंस। इससे नर्सों के लिए दवा देना आसान हो जाता है और उनका समय भी बचता है। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जब गलतियां और बर्बादी कम होती हैं तो अस्पताल का खर्चा भी कम होता है। और चौथा, इम्प्रूव्ड पेशेंट सेफ्टी। ये दवा से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करके मरीज की सेफ्टी को बेहतर बनाता है। अब डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान देखते हैं। पहला, इंक्रीज्ड पैकेजिंग वेस्ट। हर डोज की अलग पैकेजिंग से कचरा ज्यादा होता है। दूसरा, इक्विपमेंट/पर्सोनल। इसके लिए खास मशीनें और ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत होती है जिससे खर्चा बढ़ सकता है। तीसरा, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी।
ये उन दवाओं के लिए सही नहीं है जिन्हें खास तरह की हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। और चौथा, पोटेंशियल फॉर एरर्स। अगर क्वालिटी कंट्रोल ठीक से ना किया जाए तो दवा तैयार करते समय या देते समय गलतियां फिर भी हो सकती हैं। अगला मेथड है ड्रग बास्केट मेथड। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये असल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ये क्लिनिकल ट्रायल का एक डिज़ाइन है। इसकी परिभाषा है क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन वेयर अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स रिसीव्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, ड्रग बास्केट, फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज। इसका मतलब ये है कि ये क्लिनिकल ट्रायल का एक तरीका है जिसमें किसी एक खास बीमारी के लिए मरीजों के एक ग्रुप को कई अलग अलग दवाओं का एक कॉम्बिनेशन या बास्केट दिया जाता है। इसका गोल यानी लक्ष्य क्या है? इवैल्यूएट सेफ्टी/इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉम्बिनेशन, आइडेंटिफाई इंटरैक्शंस और साइड इफेक्ट्स। यानी इस कॉम्बिनेशन की सेफ्टी और असर को जांचना और दवाओं के बीच किसी भी तरह के इंटरैक्शन या साइड इफेक्ट का पता लगाना। इसकी प्रोसेस को समझते हैं। पहला, पेशेंट सिलेक्टेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक डिजीज। मरीजों को एक खास बीमारी के आधार पर चुना जाता है। दूसरा, ड्रग्स चोजन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिमिलैरिटी। दवाओं को उनके काम करने के तरीके के आधार पर चुना जाता है। तीसरा, टिपिकली यूज्ड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ये तरीका आमतौर पर दवा के डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका आउटकम क्या होता है? रिजल्ट्स गाइड डेवलपमेंट ऑफ टारगेटेड थेरेपीज। इसके जो नतीजे आते हैं वो नई और टारगेटेड दवाइयों के विकास में मदद करते हैं। आइए अब ड्रग बास्केट मेथड का भी इवैल्यूएशन कर लेते हैं। पहले इसके एडवांटेजेस यानी फायदे देखते हैं। पहला, एफिशिएंसी। एक साथ कई दवाओं को टेस्ट करने से दवा बनाने की स्पीड तेज हो जाती है। दूसरा, एनहांस्ड एफिकेसी। कई बार दवाओं का कॉम्बिनेशन अकेली दवा से ज्यादा असरदार होता है। तीसरा, टारगेटिंग मल्टीपल पाथवेज। ये कॉम्प्लेक्स बीमारियों के लिए अच्छा है क्योंकि ये एक साथ कई बायोलॉजिकल रास्तों को टारगेट करता है। चौथा, पर्सनलाइजेशन। ये खास मरीजों के ग्रुप के लिए सबसे अच्छा दवा कॉम्बिनेशन खोजने में मदद करता है। और पांचवां, वर्सेटैलिटी। इससे बहुत सारी दवाओं और कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करने की सुविधा मिलती है। अब डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान देखते हैं। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी। सही दवाओं को चुनना और उनकी डोज तय करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा, लिमिटेड नॉलेज। क्योंकि ये शुरुआती स्टेज में होता है तो दवाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तीसरा, कॉस्ट। इसमें अकेली दवा के ट्रायल से ज्यादा रिसोर्स और पैसा लगता है। चौथा, इंटरप्रिटेशन। ये तय करना मुश्किल होता है कि कौन सी दवा ने कितना असर दिखाया। और पांचवा, एथिक्स। इसमें मरीजों को ज्यादा जोखिम और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम अस्पताल के कुछ सबसे ज़रूरी हिस्सों में आ गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेशलाइज्ड वार्ड्स। यहाँ जहाँ हर एक सेकंड की कीमत होती है, दवा देने का सिस्टम एकदम सटीक और तेज होना चाहिए। आइए देखते हैं कि आईसीयू और एनआईसीयू जैसी जगहों पर यह काम कैसे किया जाता है। ये 4 वार्ड अस्पताल के क्रिटिकल केयर सेंटर्स होते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है आईसीसीयू, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। ये यूनिट दिल की गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के मरीजों के इलाज के लिए होती है। दूसरा है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ बहुत ज़्यादा बीमार किसी भी मरीज को लाइफ सेविंग सपोर्ट दिया जाता है। तीसरा है एनआईसीयू, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ सबसे छोटे मरीजों यानी समय से पहले पैदा हुए या बीमार नवजात बच्चों की देखभाल की जाती है। और चौथा है इमरजेंसी वार्ड। इसे एक्सीडेंट और इमरजेंसी वार्ड भी कहते हैं। ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए सबसे पहली जगह होती है। यहाँ हम आईसीयू और आईसीयू की खास बातों पर ध्यान देंगे। पहले आईसीयू को देखते हैं। फोकस, कांस्टेंट सुपरविजन, सीपीआर, टेलीमेट्री, हार्ट रिदम मॉनिटरिंग। यानी यहाँ मरीज पर लगातार नजर रखी जाती है, जरूरत पड़ने पर सीपीआर दिया जाता है और दिल की धड़कन की मॉनिटरिंग होती है। पेशेंट्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन, अनस्टेबल एंजाइना। यहाँ सबसे ज्यादा मरीज दिल के दौरे के होते हैं। मेडिकेशंस, मेजॉरिटी फ्रॉम WHO एसेंशियल लिस्ट। यहाँ की ज्यादातर दवाएं WHO की जरूरी दवाओं की लिस्ट से ली जाती हैं। अब आईसीयू की तरफ देखते हैं। यहाँ टॉप 8 ड्रग्स को याद रखने के लिए एक मेमोनिक दिया गया है जो है 3ALPSVE। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इसे याद कर लीजिएगा। ये दवाएं मुख्य रूप से दिल की धड़कन को कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। चलिए देखते हैं। ए से एडेनोसिन, दूसरे ए से एम्योडेरॉन, तीसरे ए से एट्रोपिन, एल से लिडोकेन, पी से प्रोकेनामाइड, एस से सोटालॉल, वी से वैसोप्रेसिन और ई से एपिनेफ्रिन। अब एनआईसीयू और इमरजेंसी वार्ड की खास बातों को समझते हैं। पहले एनआईसीयू को देखते हैं। रीजंस,
ऑर्गन इमेच्योरिटी, कंजेनिटल डिजीज, बर्थ प्रॉब्लम्स। यानी यहाँ भर्ती होने के कारण होते हैं अंगों का पूरी तरह से विकसित न होना, जन्म से कोई बीमारी या जन्म के समय कोई दिक्कत। एक्शन: मॉनिटर डोसेज/लेवल्स, इन्फॉर्म टीम ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज छोटे बच्चों के शरीर के लिए सही डोज कैलकुलेट करना होता है। रिस्क: सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ड्रग इंटरैक्शन यानी DDI एंड एडवर्स ड्रग इवेंट्स यानी ADE। यहाँ दवा के इंटरैक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कॉमन मेड्स, निमोनिक है फैड्स AIF। यहाँ की आम दवाओं के लिए ये निमोनिक है फैड्स AIF। A से एम्पिसिलिन, F से फ्यूरोसिमाइड, D से डोपामीन, S से सिल्डेनाफिल, I से आइब्यूप्रोफेन, दूसरे A से एजिथ्रोमाइसिन और F से फ्लुकोनाजोल। अब इमरजेंसी वार्ड को देखते हैं। Risks: physicians prescribing incorrect med, illegible prescription, misheard verbal orders, dispensing to wrong person। यहाँ सबसे बड़ा खतरा इंसानी गलती का है, जैसे जल्दी में गलत दवा लिख देना या पर्ची को गलत पढ़ लेना। Solution: efficient use of emergency trolleys। इसका सोल्यूशन है एक अच्छी तरह से तैयार की गई इमरजेंसी ट्रॉली। स्टॉक्ड मेड्स: इसमें एड्रेनालिन, साल्बुटामॉल, एट्रोपिन और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जान बचाने वाली दवाएं तुरंत मिल जाती हैं। अभी तक हमने जो भी सिस्टम्स देखे वो ज्यादातर इंसानों पर निर्भर थे, लेकिन क्या हो अगर हम गलतियों को कम करने और स्पीड बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें? तो ये सेक्शन ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम्स के बारे में है, जो दवा वितरण के भविष्य को बदल रहे हैं। ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम्स ये कंप्यूटराइज सिस्टम्स टू एक्यूरेटली डिस्पेंस मेड्स हॉस्पिटल्स फार्मेसीज होते हैं। यानी ये कंप्यूटर पर चलने वाले सिस्टम है जो अस्पतालों और फार्मेसियों में बिल्कुल सही तरीके से दवाएं देते हैं। चलिए इसके 4 प्रकारों को देखते हैं। पहला है रोबोटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम्स। रोबोट्स डिस्पेंस स्पेसिफिक डोजेस, हैंडल मल्टीपल मेड्स। इसमें रोबोटिक आर्म्स दवा की सही डोज उठाते हैं और पैक करते हैं। दूसरा है बारकोड स्कैनिंग सिस्टम्स। स्कैन पेशेंट्स रिस्टबैंड प्लस मेड बारकोड टू एंश्योर मैच। इसमें मरीज के हाथ में बंधे बैंड और दवा के बारकोड को स्कैन करके मैच किया जाता है ताकि सही मरीज को सही दवा मिले। तीसरा है ऑटोमेटेड मेडिकेशन कैबिनेट्स। वेंडिंग मशीन स्टाइल ड्रॉज ओपन बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन। ये एक वेंडिंग मशीन की तरह काम करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर सिर्फ सही दवा वाला ड्रॉर ही खोलते हैं। और चौथा है फार्मेसी डिस्पेंसिंग सिस्टम्स। काउंट्स, डिस्पेंसेस पिल्स, लेबल्स एंड पैकेजेस ऑटोमेटिकली। ये सिस्टम अपने आप गोलियों को गिनते हैं, उन पर लेबल लगाते हैं और उन्हें मरीज के लिए पैक कर देते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इन दवाओं के गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनके डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज को लेकर बहुत ही सख्त कानूनी नियम बनाए गए हैं। यहाँ ज़रा सी भी लापरवाही के बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इन दवाओं को कंट्रोल करने का जो कानूनी आधार है वो भारत के संविधान से आता है। लीगल फ्रेमवर्क। कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 47 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स प्रोहिबिशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। इसका मतलब है कि संविधान का आर्टिकल 47 कहता है कि इन पर रोक लगनी चाहिए, सिवाय दवा के तौर पर इस्तेमाल के। पर्पस: गाइडलाइंस फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इसका मकसद है इनकी खरीद, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉर्ड रखने के लिए सख्त गाइडलाइंस देना। स्कोप: कंप्लायंस विथ दिल्ली नार्कोटिक ड्रग रूल्स 1985 एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इसका मतलब है कि सभी को इनसे जुड़े कानूनों का पालन करना ही होगा। अब इन 2 तरह की दवाओं की परिभाषा देखते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स: एडिक्टिव, रिड्यूस पेन, इंड्यूस यूफोरिया, टॉलरेंस, डिपेंडेंस पोटेंशियल, अब्यूज पोटेंशियल। सीधे शब्दों में कहें तो नार्कोटिक ड्रग्स वो होती हैं जिनकी लत लग सकती है और जो दर्द कम करती हैं, जैसे कि ओपियम से बनी दवाएं। साइकोट्रोपिक ड्रग्स: एनी ड्रग केपेबल ऑफ अफेक्टिंग द माइंड, इमोशंस एंड बिहेवियर। साइकोट्रोपिक ड्रग्स वो होती हैं जो सीधे किसी इंसान के दिमाग, भावनाओं और व्यवहार पर असर डालती हैं। नार्कोटिक्स को कंट्रोल करने के नियम 3 मेन बातों पर टिके हैं: सेफ स्टोरेज, लिमिटेड एक्सेस और बहुत सख्त रिकॉर्ड कीपिंग। चलिए स्टोरेज एंड कंट्रोल के नियम देखते हैं। पहला, स्टोरेज अंडर लॉक एंड की इन अ सेपरेट कबर्ड। इन्हें हमेशा एक अलग अलमारी में ताले और चाबी के अंदर रखना चाहिए, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरा, कंप्लायंस, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एक्ट्स। सभी कानूनों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। तीसरा, डिस्पेंसिंग ओनली बाय फार्मासिस्ट अगेंस्ट प्रॉपर ऑथराइज्ड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। इन्हें सिर्फ फार्मासिस्ट ही दे सकता है, वो भी एक ऑथराइज्ड डॉक्टर के सही पर्चे पर। चौथा, एक्सेस, keys restricted to pharmacist in charge and nursing sister in charge. Opened only for placement, storage, removal. चाबियां सिर्फ इंचार्ज फार्मासिस्ट और इंचार्ज नर्सिंग सिस्टर के पास ही होनी चाहिए।
अब मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। डेली फिजिकल चेक बाय फार्मासिस्ट रिकॉर्डेड इन स्टॉक रजिस्टर वेरीफाइड बाय ऑफिसर। फार्मासिस्ट को रोज खुद जाकर स्टॉक चेक करना होता है और उससे रजिस्टर में दर्ज करना होता है। प्रिस्क्रिप्शंस, नर्सिंग स्टेशन मस्ट एंटर बैच नंबर। नर्सिंग स्टेशन को बैच नंबर जरूर डालना होता है। रजिस्टर्स, बाउंड रजिस्टर, नंबर्ड पेजेस, सेपरेट पेज फॉर ईच ड्रग, रिकॉर्ड रिसीट, इशू, डिस्पोजर। हर एक गोली का हिसाब रखा जाता है। एक बाउंड रजिस्टर में हर दवा की एंट्री होनी चाहिए कि वो कब आई, कब दी गई और कब खत्म हुई। और आखिर में नोटिफिकेशन, नोटिफाई फार्मासिस्ट इमीडिएटली इफ मेडिसिन्स और रजिस्टर आर मिसिंग। अगर एक भी गोली या रजिस्टर गायब हो जाता है तो इसकी खबर तुरंत फार्मासिस्ट को देना जरूरी है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पूरा होता है। हमने देखा कि मरीजों तक दवा पहुंचाना सिर्फ एक लॉजिस्टिक काम नहीं है, बल्कि ये सेफ्टी, एक्यूरेसी और सख्त कानूनी नियमों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैलेंस है। सही सिस्टम और सही टेक्नोलॉजी ये पक्का करती है कि दवा इलाज करे, नुकसान न पहुंचाए। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हेल्थ केयर सिस्टम में हर लेवल पर बहुत गंभीरता से लिया जाता है।